हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन जादौन अजय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यूनिट चल रही है, जिसमें हमने यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर ली है। और हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा पार्ट है अवरक्त अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये क्या होती है, सीधी बात करते हैं। एक लाइन बोलूँ क्या? जो उड़ने का शौक रखते हैं उन्हें गिरने का खौफ नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत करिए और घबराइए मत। मेहनत करने वाले कभी घबराते नहीं है। बस मेहनत नहीं होती लोगों से, दिखावा ज़्यादा होता है। तो दिखावा नहीं करना है, मेहनत करनी है। बस कोई स्टेटस लगाएंगे, कोई पढ़ाई के स्टेटस लगा रहा है, ये सब नहीं करना। ये तब करना है जब सफल हो जाओ। देखो, अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या ट्रिक, उनकी क्या ट्रिक थी। जो जितनी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण उनको याद रखने की। राम इस वनवासी युग से, याद दिला रहा हूँ वापस से, ऐसे ही थी कुछ। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे, नहीं देखे तो वापस जाके कौशल सीखेगा। तो ये तो क्या थी? रेडियो वेव। ये माइक्रोवेव थी, एम का मतलब। तो इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है। और इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। ठीक है, इधर से रेडियो वेव से उस तरफ जाने पर राम इस वनवासी युग से कौशल सीखेगा, तो एनर्जी बढ़ती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने जो यूवी एंड विजिबल पढ़ी थी, ठीक है, ये पढ़ी थी हमने अभी, और इसका मतलब यहाँ पर आई आर रेज है। किसकी एनर्जी कम होगी? आई आर रेज की एनर्जी कम होगी। बस मैं इतना बता रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज कराया है। देखो क्या मतलब है, ये कन्फर्म है कि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। विजिबल और अल्ट्रावायलेट और विजिबल, उनकी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है आई आर की तुलना में। अब देखो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। वही सेम, कोई कार्बनिक मॉलिक्यूल होगा, कोई पदार्थ होगा, मैटर होगा, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। उस पर क्या डाली जाएंगी? विद्युत चुम्बकीय विकिरणें। ठीक है, पर वो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें अब कहाँ से डाली जाएंगी? आई आर क्षेत्र से डाली जाएंगी। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं कि जब किसी पदार्थ पर या किसी मैटर पर अवरक्त क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली जाती हैं, विकिरण डाली जाती है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होगा कोई, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए अवशोषण लगाया है। क्योंकि ऑर्गेनिक में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अवरक्त में कौन सी? अवशोषण, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्व करता है वो कार्बनिक मॉलिक्यूल। तो उसमें होना तो क्या चाहिए? वही भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जिसे हमने यूवी एंड विजिबल में पढ़ा था कि जब किसी का कार्बनिक अणु या पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहाँ से डाली जाएंगी? अब आई आर क्षेत्र से डाली जाती हैं। तो उस अणु में क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आई आर विकिरणों की जो एनर्जी होती है वो यूवी एंड विजिबल से कैसी होती है? कम होती है। ये एनर्जी, ये हम लिखेंगे लैंग्वेज के टर्म में। सारी लैंग्वेज में लिख नहीं सकता, आपको नोट्स दूंगा मैं, पर आप खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि भाई अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि जब किसी कार्बनिक अणु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली जाएंगी, आई आर क्षेत्र से डाली जाएंगी, तो मतलब अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली जाएंगी, तो उसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी यूवी एंड विजिबल में तुमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ही होते हैं, इनमें नहीं होते। आई आर वाले में, आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम क्या लिखेंगे कि यूवी एंड विजिबल जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती हैं, उनसे आई आर क्षेत्र की एनर्जी कैसी होती है? कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनों को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में नहीं भेज सकती। हम लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल है ना बीएससी, इसीलिए। तो क्या होता है इनमें? इनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ना होकर जो मॉलिक्यूल होता है वो वाइब्रेट करता है। क्या करता है? कंपन करता है। कंपन को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। ठीक है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या होता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसे। अंग्रेजी में बोलेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि जब किसी कार्बनिक मॉलिक्यूल पर आई आर क्षेत्र से विद्युत चुम्बकीय विकिरणें, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती हैं, तो उस मॉलिक्यूल में
इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होते हैं, क्योंकि IR क्षेत्र की जो एनर्जी होती है वो UV एंड विजिबल से कैसी होती है, कम, तो वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कराने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ना करो, मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, उसके जो बॉन्ड होते हैं वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन होता है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है, ठीक है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। लैंग्वेज लिख देंगे कि इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जा रही है IR रीजन से, तो उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में लिखिए, तो आप लिख देंगे ये सारी चीज़ें, ये डाली जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं होते हैं, क्योंकि IR क्षेत्र की एनर्जी है वो UV एंड विजिबल से कम होती है, तो उतनी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनों को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में भेज सके। तो फिर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, आप इसको शॉर्ट में लिखो और वीडियो को पॉज करके आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज लिखोगे अपने मन से तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे मैं नोट्स देने का प्रयास करूँगा, फिर मैं इसकी रेंज बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक होती है। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब देखो इसकी रेंज बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कहाँ से कहाँ, ये लिख देंगे आप लैंग्वेज, जैसे पूछोगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताइए। रेंज देखो BSc सेकंड ईयर में तो शायद नहीं पूछी जाए, और कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ आप आगे चल के B.Ed करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, अपनी कंपटीशन की भी वो चल रही है PY की, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जितने भी जो BSc B.Ed वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे चल के सेकंड ग्रेड वगैरह का एग्ज़ाम देंगे। देखो IR क्षेत्र की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसीलिए सारा पढ़ना है, रेंज, परास। हमने पढ़ा था UV एंड विजिबल की, तो कहाँ से कहाँ तक थी, 400 से लेके और 200 से लेकर 800 नैनोमीटर, 200 से 400 UV और 400 से 800 विजिबल, है ना, परावैगनी, और 200 से 800 नैनोमीटर थी। इसकी होती है 800 से लेके 800 नैनोमीटर से लेके 2000 नैनोमीटर तक, क्योंकि उसके बगल में ही आता है ना, इतनी रेंज होती है। नैनोमीटर में किसकी वैल्यू होती है, लैम्बडा की। एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जो 1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर वो होता है 10⁻³ नैनोमीटर के बराबर, और यही होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। याद रख लेंगे वैसे ही। तो इसको माइक्रोमीटर में भी हम दर्शा सकते हैं, तो 0.8 माइक्रोमीटर से कितना आएगा, 20 माइक्रोमीटर, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ मतलब 1000, तो 1000 का गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 20 माइक्रोमीटर। अब देखो इसके क्या है, 2 भाग है। एक तो होता है निकट IR, निकट IR जिसको बोलते हैं नियर IR क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है दूरस्थ IR। दूरस्थ IR अंग्रेजी में इसको कहते हैं फार IR रीजन है, फार IR। निकट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.8 माइक्रोमीटर से लेके 2.5 माइक्रोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक, 0.8 से 2.5। और जो दूरस्थ IR होता है वो होता है लास्ट वाला, 15 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर। वैसे 20 का गुणा 1000 से करेंगे तो 20,000 आएगा, 20,000 नैनोमीटर होगा, ठीक है। 800 से 20,000 नैनोमीटर तक, 0.8 माइक्रोमीटर से 20, क्योंकि 20 का गुणा करेंगे ना, 10⁻³ का मतलब कितना, 1000, तो 20 गुणा 1000 तो कितना आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। देखो निकट IR कहाँ से माइक्रोमीटर में दर्शा रहे हैं, तो 0.8 से लेकर 2.5 तक, और दूरस्थ IR ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हिस्सा है तो BSc सेकेंड ईयर में, और यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम BSc क्यों कर रहे हैं, आगे चल के टीचर्स का एग्जाम देंगे या कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो थोड़ा सा उस लॉजिक में भी पढ़ना है। अजय अकेडमी उस लॉजिक में आपको पढ़ा रही। देखो इसको सेंटीमीटर में भी दर्शा सकते हैं। 1/λ किसके बराबर होती है, वेव नंबर के, तरंग संख्या, न्यू बार किसके बराबर होती है, तरंग, इसको सेंटीमीटर
इनवर्स में दर्शाते हैं, ठीक है। तो वेव 1/λ किसके बराबर होती है, न्यू बार। न्यू बार को क्या कहते हैं, तरंग संख्या, वेव नंबर। तो अगर इस तरंग संख्या के रूप में दर्शाएंगे तो ये आता है, पढ़ के छोड़ देना है बस, 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से निकट IR रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है। सेंटीमीटर में पूछेगा तो ये याद रखना है, माइक्रोमीटर में ये याद रखना है। ऐसे ही दूरस्थ IR कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होता है 667 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। किसमें, ये तरंग संख्या के रूप में है। क्या याद रखेंगे कि IR क्षेत्र की जो रेंज होती है वो नैनोमीटर में कहाँ से कहाँ तक है, 800 नैनोमीटर से लेके 20,000 नैनोमीटर तक। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ नैनोमीटर। तो ये माइक्रोमीटर में कितनी आ जाएगी, 0.8 माइक्रोमीटर से कितनी, 20 माइक्रोमीटर। वही 10⁻³ का गुणा करेंगे तो 20,000, इसका 3 से गुणा करेंगे तो पॉइंट है, तो 800 आ जाएगी। 0.8 गुणा 1000 करेंगे तो 800। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा रीजन होता है, निकट IR। पूछता है ये कभी कभी, निकट IR क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, माइक्रोमीटर में बताइए, सेंटीमीटर में बताइए, दूरस्थ IR। निकट IR तो कहाँ से कहाँ तक है, 0.8 से लेकर के और 2.5 माइक्रोमीटर तक। और इसको अगर सेंटीमीटर इनवर्स किसके लिए है, तरंग संख्या, IR की जितनी वैल्यू होती हैं वो तरंग संख्या के रूप में दर्शाई जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा 1/λ होता है तरंग संख्या, वेव नंबर 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। दूरस्थ IR अंग्रेजी में इसको कहते हैं फार IR। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 15 माइक्रोमीटर से लेके 20 माइक्रोमीटर तक। और सेंटीमीटर इनवर्स में जिसको हम तरंग संख्या कह रहे हैं 667 से 50। ये साथ एक आध बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होता क्या, वर्ग 2 का, जिसको TGT का एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें पूछा हुआ है ये 667 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमको याद रखना है, ठीक है। BSc में भी पूछा जा सकता है आधे नंबर में कि बताओ दूरस्थ IR का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है। जो A पार्ट आता है ना उसमें वो आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे और आगे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ, इसमें आप इसको लिखिए। देखो, आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होते हैं हमको पता है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी है, जैसे AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक है, A के साथ वो जोड़ रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, तो उस पर हम क्या डाल रहे हैं, वही विद्युत चुंबकीय विकिरण। किस रीजन से, IR रीजन से। तो इसमें क्या होंगे, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन द सेंस कंपन। अब मुझे एक बात बताओ, मुझ में ऐसे कंपन होगा ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ तो मेरा ये इधर हाथ इधर कोई खींचेगा, इधर खींचेगा, या मेरा हाथ ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे भी करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वाइब्रेशन के वजह से मतलब क्या, जैसे ये था, ये A था, ये इसके साथ 2 B जोड़ रहे हैं, वैसे जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो या तो ये बॉन्ड इधर खिंच जाएंगे या इधर खिंच जाएंगे, या दोनों एक ही दिशा में खिंच जाएंगे, मतलब इनकी लंबाई में अंतर होगा। तो लंबाई को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, बंद लंबाई। या इनके बीच में जो एंगल होगा, जैसे बाय द वे ऐसे हुआ, तो जब वाइब्रेशन होगा तो माना ये ऐसे दूर दूर हो गए, तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया या बॉन्ड एंगल घट गया या कुछ भी। तो इसका मतलब जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण डाल रहे हैं IR रीजन की, तो हो क्या रहा है कि उसमें वाइब्रेशन होने की वजह से, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होने की वजह से उसकी बंद लंबाई या उसके बंद कोण, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में क्या आता है, चेंज आता है। तो उसके आधार पर आणविक कंपनों के प्रकार हैं। डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, वो मैंने लिखी हुई है कि जब किसी अणु पर या कार्बनिक अणु पर IR क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जाती हैं, तो उस अणु में जो कंपन उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम आणविक कंपन कहते हैं। तो किस किस चीज में परिवर्तन हो सकता है, बंद लंबाई, बंद लंबाई और बंद कोण, बॉन्ड एंगल में परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर इसके 2 भाग हैं। एक तो होता है तनन कंपन, तनन, और एक होता है बंकन, ठीक है। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तनन को तो कहते हैं स्ट्रेचिंग और बंकन को कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। देखो पहले हम तनन की बात करते हैं, क्या लिखेंगे,
कि जब किसी कार्बनिक अणु पर आयत क्षेत्र की विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली जाती हैं तो उसमें जो कंपन होते हैं, जो उसमें वाइब्रेशन होते हैं, वो मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो मॉलिक्यूलर कंपन, मैं वाइब्रेट करता तो नवीन सर कंपन, तो बस मॉलिक्यूलर कंपन। बंध लंबाई और बंध कोण में परिवर्तन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, तनन और बंकन। तनन को स्ट्रेचिंग कहते हैं, बंकन को कहते हैं बेंडिंग। तो हम पहले तनन की बात करते हैं, ठीक है। या आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। और देखो मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज खुद बनाइए, क्योंकि मैं किसी ऐसी किताब का या ऐसे मतलब मैं ऐसे लैंग्वेज को सिंपल बना के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे शुरू से ही मोटिव है, मैंने ऑफलाइन में भी काम किया तो वहाँ पे भी। हमारा पहला टाइप है तनन कंपन। तनन कंपन, तनन को कहते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब तानना, किसी स्प्रिंग को तान रहे हैं तो पता चल जाएगा नाम से। तनन का मतलब क्या है कि इसमें केवल किसमें चेंज होता है, बंध लंबाई में चेंज होता है। इसमें किसमें चेंज होता है, बंध लंबाई में परिवर्तन होता है। और जो बॉन्ड एंगल है, बंध कोण, बंध कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं। स्ट्रेचिंग का मतलब ही क्या होता है, तानना होता है। तो इसमें क्या होगा, तनन कंपन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में या आणविक कंपन में जो मॉलिक्यूल होता है उसकी बंध लंबाई में परिवर्तन होता है, बंध कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, बंध लंबाई में परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार का है, एक तो सममित, एक तो कैसा है सममित, सिमेट्रिक जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा है असममित। एक तो कैसा है सममित है और एक कैसा है असममित, या जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एसिमेट्रिक। देखो सममित का मतलब हम वैसे ही जानते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, समान चेंज। अगर बंध लंबाई में समान परिवर्तन हो रहा है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब और समझ में आएगा। बंध लंबाई में समान परिवर्तन, और जैसे कोई सेंट्रल मेटल है जैसे CO2 और उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, उसी का एग्जांपल लूंगा मैं। और दोनों बंध लंबाइयाँ तो एक जैसी बढ़ रही हैं, एक जैसी घट रही हैं, तो वो सममित हुआ। बंध लंबाई में समान परिवर्तन, समान परिवर्तन कंपेयर करके पढ़ना है। और इसमें क्या होगा, बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ में असमान परिवर्तन, असमान परिवर्तन। देखो एग्जाम्पल देखो आप, CO2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर sp संकरण होता है। तो देखो जैसे ये C है और इससे जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, उनको हम ये मान लेते हैं कि ऐसे स्प्रिंग के रूप में है। वो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है वैसे तो, पर हम ऐसे स्प्रिंग के रूप में दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी एक साथ दोनों तरफ, तो तीर का निशान ऐसे लगाऊंगा विपरीत, तो पहले की तुलना में दोनों तरफ बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये O, ये O, ठीक है। तो ये बंध लंबाई क्या हो जाएगी, जैसे मैं बोलूँ कि ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई कौन सी ज़्यादा होगी, ये वाली, क्योंकि पहले की तुलना में बढ़ गई, क्योंकि खिंच रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ जो बॉन्ड है उनमें समान चेंज होगा। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ही मैं नोट्स में और अच्छा बनाया हुआ है। तो ये रहा, ये रहा, सेम डिस्टेंस के सामान्य थे तो न्यू डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, सेंट्रल मेटल की तरफ, केंद्रीय परमाणु और कार्बन की तरफ। तो क्या होगा, तो बंध हैं वो समान रूप से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई हो, इस पूरे बॉन्ड की जो बंध लंबाई है, तो किसकी ज़्यादा होगी, पहले वाले, क्योंकि ऐसे हो रहे हैं। जैसे सेंट्रल मेटा में दो साइड में, तो दोनों सेम तरफ। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सममित जो तनन कंपन होता है
उसमें तीर के निशान जो मतलब स्ट्रेचिंग की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, विपरीत दिशा में वो होता है, तनन होता है या स्ट्रेचिंग होता है। तभी तो देखो ये इस तरफ जा रहा है तीर, ये इस तरफ जा रहा है, या ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत ही तो है। तो बंद लंबाई समान रूप से दोनों तरफ या तो समान रूप से बढ़ जाती है, समान रूप से घट जाती है, ठीक है। असममित इसका जस्ट उल्टा है, बंद लंबाई में असमान परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल वही CO2 का, कैसे, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, जो तनन की दिशा है वो एक जैसी होगी, एक ही तरफ होगी। तो एक तरफ होगी तो इस तरफ खींचेंगे तो ये वाला बंद तो छोटा हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जबकि इसमें कैसी दिशा थी, विपरीत थी, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बंद तो और छोटा हो जाएगा और ये वाला बंद और लंबा हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, सी है तो डबल बॉन्ड ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, पर ऐसा मान रहे हैं कि स्प्रिंग के रूप में, क्योंकि स्ट्रेचिंग स्प्रिंग में ही होता है ना, तो स्प्रिंग रूप स्ट्रक्चर मान रहे हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बना के आना। इसका विपरीत इस तरफ हो सकता है, उल्टा, इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड लंबा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, छोटा है। तो बंद लंबाई तो अलग हुई ना, इस बॉन्ड की अलग हुई, इस बॉन्ड की अलग हुई। तो इसमें बॉन्ड लेंथ में कैसा चेंज होता है, असमान चेंज होता है। इसमें बॉन्ड लेंथ में, सममित तनन कंपन में बॉन्ड लेंथ में या सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बंद लंबाई में समान परिवर्तन होता है। इसमें जो परिवर्तन की दिशा है वो एक दूसरे के कैसी होती है, विपरीत, ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसमें पर जो स्ट्रेचिंग या तनन की दिशा है वो कैसी होगी, समान, या तो इस तरफ या इस तरफ। इस तरफ जाएंगे तो एक बॉन्ड कैसा हो जाएगा, लंबा, और एक बॉन्ड कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप CO2 का एग्जाम्पल लेंगे और इस तरीके से ही बनाएंगे। तो ये तनन कंपन की ये बात है, तनन कंपन में बंद लंबाई ही चेंज होती है, बंद कोण में कोई चेंज नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है बंद लंबाई में परिवर्तन के आधार पर। बंद लंबाई में अगर समान परिवर्तन हो रहा है तो वो सममित है, असमान हो रहा है तो वो असममित है। और आप ये डायग्राम बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बंकन की, बंकन को भी देख लेते हैं। देखो भाई, दूसरा जो टाइप है वो है बंकन कंपन या बेंडिंग वाइब्रेशन। पहला क्या था, तनन, जिसमें सम्मित और असम्मित। अब एक है, मैं तो देखो सारा ये जानता हूँ, और आपका समय बचाने के लिए कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, क्योंकि आजकल लोगों के पास क्या पढ़ने में कष्ट होता है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो देख नहीं सकते, तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, जिससे आपका समय भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए। इसीलिए मुझे मिटा के ये जो आउटलाइन से लिखनी पड़ती है। देखो, बंकन कंपनियाँ, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो पूरा पढ़ा सकता हूँ, पर 40 मिनट की वीडियो देखने में बड़ी तकलीफ होती है, आत्मा घबराती है। बंकन कंपन या बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है, तनन में तो क्या आ रहा था, बंद लंबाई में चेंज हो रहा था, बॉन्ड लेंथ में, बंद कोण में कोई चेंज नहीं हो रहा था। इसमें बेंडिंग में या बंकन में क्या होगा, बंद लंबाई में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तनन में तो बंद लंबाई में चेंज हो रहा था, बंद कोण में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या होगा, बंद लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, उसका उल्टा। लेकिन बंद कोण में चेंज होगा तो हो सकता है, लिखा है मैंने, नहीं भी हो सकता है। उसमें तो फिक्स था कि भाई बंद लंबाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, तनन में, जिसको स्ट्रेचिंग अपन कह रहे थे, बंद कोण में कोई चेंज नहीं होगा, बंद लंबाई में चेंज होगा। इसमें बंद लंबाई में चेंज नहीं होगा, बंद कोण में चेंज होगा या हो सकता है, किसी में शायद नहीं भी हो। इसीलिए क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के कंपन में, आणविक कंपन में बंद लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, बंद कोण में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तल के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, एक तो तल में और एक तल के बाहर। तल में या तल के बाहर से क्या मतलब है, जैसे ये कोई सरफेस है, मेरे पास एलन की सीट है, माना ये है, ये सरफेस है, इसके ऊपर दो बॉन्ड लग रहे हैं, वो इधर ही एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो तल में होंगे। अब इधर जैसे दो बॉन्ड लग रहे हैं ऐसे करके, जैसे ये लग रहे हो दो मार्कर, कैसे बताऊँ मैं आपको, मेरे भगवान तो नहीं, जैसे दो मार्कर ऐसे लग रहे हैं, अभी इधर ही एक्टिविटी कर रहे हैं जब तो ठीक है। लेकिन अगर एक ऊपर है एक नीचे गया, या ये नीचे गया ये ऊपर आ गया, तो तल के ऊपर नीचे होंगे तो उसको बोलेंगे तल के बाहर। इसके आधार पे दो प्रकार का है। तल में कौन कौन सा है, तल में है कैंचीनुमा या सीजरिंग। एग्जाम हम कल्पना करते हैं कि इस प्रकार के मॉलिक्यूल की, ट्राई एटॉमिक AB2। AB2 का मतलब केंद्रीय परमाणु है कोई A, उससे दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं B, मॉलिक्यूल नहीं एटम जुड़ रहे हैं, B जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, कैंची कैसे चलती है, कैंची ऐसे ही तो चलती है, जैसे कैंची के दो हिस्से होते हैं, ऐसे कचक, जैसे अपन काटते हैं कैंची को तो यूं ही तो करती है, कचक, मतलब एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, ऐसे विपरीत दिशा में गमन करते हैं। तो कैंचीनुमा की डेफिनेशन क्या होगी, इस प्रकार के बंकन कंपन में जो ये है मॉलिक्यूल, जो एटम एक दूसरे की कैसी गति करते हैं, विपरीत गति करते हैं। जैसे अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो कैसी, जैसे पहले माना ये था बंद कोण, और अगर इस तरफ जाएगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा,
होगा। ये ऐसा भी हो सकता है उल्टा इसका, कि भाई ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, ये बी है, ये बाहर की तरफ जाए तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें अगर नज़दीक आएंगे तो बंद कोण पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ए कम हो जाएगा। इसमें बाहर की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल पहले से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, पहले जैसे ये θ1 होता और ये θ2 होता, तो कौन सा ज़्यादा होता, θ1। ये θ2 होता और θ1, इतना आपको लिखना नहीं है, तो कौन सा ज़्यादा होता है इसमें, θ2। तो हम क्या लिखेंगे कि कैंची नुमा जो होता है वो एक तल में होता है, इसमें एक ही तल पर दोनों जो बंद हैं वो गति करते हैं, तो बंद कोण में क्या होता है, चेंज होता है, और एक दूसरे कैसी गति करते हैं, विपरीत गति करते हैं। दूसरा है रॉकिंग, ये भी तल में ही है। अरे जैसे मैं बोल रहा ये तल में कैसे है, ये था तो एक दूसरे के यहाँ कैंची लगा दो तो ये यहीं तो गति करेगी, नीचे तो ना जाएगी। रॉकिंग क्या है, इसमें तो विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, रॉकिंग को संदोली कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रकार का जो टाइप है, इसमें क्या होगा, इसमें एक ही दिशा में दोनों क्या करते हैं, गति करते हैं। एक ही दिशा में क्या, यहाँ तो बाईं ओर जाएंगे दोनों परमाणु या दाईं ओर जाएंगे। जैसे ये ए है, वही एग्जाम्पल, ये बी जुड़ रहा है, बी जुड़ रहा है, तो देखो क्या हुआ कि यहाँ तो ये दोनों इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। इस तरफ जाएंगे तो पहले ये ए था, ये बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये डायग्राम हमको बनाने, ये बी, ये इस तरफ भी जा सकते हैं ऐसे, तो इस तरफ जाएंगे तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये ए तो स्थिर है क्योंकि सेंट्रल मेटल है, ये वाला बी इधर आ जाएगा, ये वाला बी इधर। अब माना यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल दोनों सेम गति कर रहे हैं, मुझे बताओ जैसे इनके बीच में ऐसे था 90 डिग्री का एंगल था, मैंने इसको यूँ कर दिया, तब भी 90 डिग्री का एंगल ही रहा ना, तो इसमें बंद कोण में चेंज नहीं होता, याद रखना रॉकिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए बोला था बंद कोण में चेंज हो भी सकता है, बंद लंबाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बंद कोण में किसी किसी में चेंज नहीं होता। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना वो नो चेंज। रॉकिंग क्यों बोल रहे, रॉक क्या होती है, चट्टान, चट्टान या एक ही दिशा में खिसकती हैं या इस दिशा में खिसकती हैं, ऐसा नहीं कि एक चट्टान इधर जा रही है कि इधर जा रही है, वो नीचे को इधर जाएंगी या इधर जाएंगी, इसीलिए रॉकिंग बोला है। ठीक है, तो चट्टान से याद रखेंगे कि दोनों बॉन्ड या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, तो बंद कोण में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ तो चेंज हो रहा है, बॉन्ड की स्थिति तो चेंज हो रही है, इसीलिए बेंडिंग में आया हुआ है। ठीक है, संदोली या रॉकिंग, तो इसमें क्या बोलेंगे, एक ही दिशा में गति करते हैं, तल में ही तो होगा, जैसे ये था रॉकिंग वाला कि भाई ये है, इस पे दो बॉन्ड लग रहे हैं ऐसे करके, तो यहाँ तो इस तरफ जाएंगे इस तरफ जाएंगे, नीचे तो ना जा रहे हैं, तो तल तो चेंज नहीं हो रहा ना, इसी सरफेस पे हो रहा है जो भी काम हो रहा है। दूसरा टाइप इसके आधार पे है तल के बाहर। तल के बाहर का मतलब ये है कि जैसे ये है, इस पे दो बॉन्ड लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो एक नीचे चला जाए एक ऊपर रहे, एक ये वाला नीचे चले जाए और ये ऊपर रहे, ये वाली बात है ये तल के। जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे ये है, ये इसमें तो क्या हो रहा है, ऐसे गति कर रहे हैं कैंची नुमा में, रॉकिंग में क्या हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं दोनों या ऐसे जा रहे हैं। तल के बाहर भीतर क्या होगा, जैसे ये सरफेस है, ये मेरी हथेली सरफेस है, तो एक यहाँ तो नीचे चला जाएगा एक ऊपर रहेगा, या एक नीचे चला जाएगा एक ऊपर रहेगा, या दोनों ऊपर रहेंगे दोनों नीचे चले जाएंगे। तो अगर दोनों नीचे चले गए इसके तो तल चेंज हुआ ना, तल के अंदर नीचे ही चले गए, तो तल के बाहर बोलते हैं उनको। ठीक है, व्यावर्त का मतलब क्या है कि जैसे ये ए है और इसके साथ कौन जुड़ रहा है, बी, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, बी, तो एक क्या होता है, जैसे ये तल है, सरफेस है ये, तो क्या होता है, ये ए, ये बी, ये बी, तो ये तो कहाँ चला जाएगा, तल के नीचे, और ये कहाँ बना रहेगा, तल के ऊपर। तल के ऊपर को वाले को प्लस से दिखा देते हैं और ये माइनस। एक बार ऐसा भी हो सकता है उल्टा भी हो जाए, तो ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है, दोनों जो परमाणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो एक तल के ऊपर रह जाता है, एक तल के नीचे, दूसरा तल के ऊपर, दूसरा तल के नीचे। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, इसमें जो दोनों परमाणु केंद्रीय परमाणु से जुड़े हैं वो विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसलिए ट्विस्टिंग बोल रहे हैं। ट्विस्टिंग इसी को तो कहते हैं कि ये तल है, दोनों ऐसे थे, एक नीचे चला गया एक ऊपर रह गया, ये एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, तो तल चेंज हुआ ना, ये तल के नीचे आ गया, तो इसमें बोल देंगे, अपन लिख देंगे, इसमें एक परमाणु तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे विपरीत दिशा में गति करते हैं, उसको ट्विस्टिंग कहते हैं। तल चेंज होता है इसीलिए तल के बाहर है, प्लेन बोलते हैं तल को। ठीक है, अभिदोलन में क्या है,
इसमें तो एक परमाणु ऊपर नीचे गया, इसमें क्या है दोनों यहाँ तो ऊपर रहते हैं या दोनों नीचे चले जाते हैं, ठीक है। दोनों ऊपर रहेंगे तो प्लस प्लस, ऊपर वाले तल को प्लस से दर्शा रहे हैं, यहाँ दोनों तल के कहाँ चले जाएंगे, नीचे, इसको दर्शाएंगे माइनस से। जैसे ये सरफेस थी, या तो दोनों तल के ऊपर या दोनों तल के नीचे। इसमें भी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल नो चेंज। इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि भाई ये है, कोई चीज़ ऐसे है, जैसे ये सरफेस है, मेरी हथेली है ऐसे, अभी ऊँ चले गए तो इनके बीच के एंगल में ना चेंज हुआ, ये ऐसे थे। जैसे ये सरफेस है, ये मान लो ऐसे सरफेस, अब कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये ऐसे ये सरफेस है, अब ये दोनों नीचे चले गए तो इनके बीच जो एंगल है उसमें थोड़ा ना चेंज आएगा, केवल स्थिति में चेंज आएगा कि तल के ऊपर थे, अभी तल के नीचे चले गए। ट्विस्टिंग में क्यों चेंज आ रहा है, व्यावर्त में क्या बोलेंगे भाई, इसमें एक परमाणु तल के नीचे रहता है और एक परमाणु तल के ऊपर, ये कभी ये नीचे कभी, तो बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। तल वाले में किसमें चेंज नहीं आता, रॉकिंग वाले में, क्योंकि रॉकिंग वाले में क्या है, दोस्तों ये बॉन्ड एंगल है तो यहाँ तो ये इधर हो जाएंगे, यहाँ ये इधर हो जाएगा, तो पहले भी 90 डिग्री था, अभी भी 90 डिग्री, लेकिन तल चेंज नहीं होता है। कैंची नुमाम कैंची हम जानते हैं ऐसे चलती है, तो इसमें तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा ही, पर तल पे ही होगा ही, नीचे कैंची ऐसे नहीं कि एक नीचे चलेगा हिस्सा एक ऊपर चला गया, जैसे सरफेस पे कैंची है तो वो यूँ ही काटेगी, ठीक। तो ये चारों प्रकार के, तल में और तल के बाहर। तल के बाहर में व्यावर्त एंड ट्विस्टिंग और अभिदोलन। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, तो एक तल के ऊपर एक तल के नीचे। अभिदोलन में यहाँ दोनों ही तल के ऊपर या दोनों ही तल के नीचे। डायग्राम AB2 का एग्जाम्पल लेके बनाएंगे। तल में कैंची नुमा, हम कैंची जानते ही हैं। कौन कौन से में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, रॉकिंग या संदोली में और अभिदोलन या बैगिंग में। याद रखेंगे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो बंकन है उसमें सब में ही बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बंद लंबाई तो चेंज नहीं होती, लेकिन बॉन्ड एंगल भी किसी किसी में चेंज नहीं होता। इसीलिए आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के कंपन में, इस प्रकार के आणविक कंपन में बंद लंबाई में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बॉन्ड कोण में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्योंकि तनन वाले में क्या था, इसका उल्टा, कि बंद कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल बंद लंबाई में चेंज होगा। वो सममित था और कैसा था, असममित था। तो आणविक कंपन हमारा यहाँ पर होता है। इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर आगे के टॉपिक की हम बात करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए और आप लैंग्वेज खुद लिखने का प्रयास कीजिए। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश के हम नोट्स डालते ही हैं, क्योंकि हम हेड राइटर खुद बनाते हैं हम नोट्स। हम देखो खुद मेहनत कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमेसी, कोई भी किसी की कॉपी कुछ नहीं है भाई, खुद की मेहनत है, खुद के हाथों से की गई मेहनत है। तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, हमारा आपके साथ पूरा सपोर्ट है। और हम केवल ऐसे नहीं कि BSc कराने के हिसाब से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा जो आप कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी क्वालिफाइड ऑफ द कंपटीशन एग्जाम। तो वो ठीक है, वो अपने लिए है, किसी आपके लिए नहीं है। आपके घर पे तो दीपक तभी जलेगा जब आप उसमें तेल डालेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। इसीलिए अपने तेल डालने का प्रयास खुद उसके लिए जुटाइए, एनर्जी जुटाइए, नॉलेज जुटाइए, और अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए पैसा कमाइए। और पैसा कहाँ से कमेगा, नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगी, पढ़ने से। पढ़ने में होता है कष्ट, तो उस कष्ट को झेलिए, बस 2-3 साल का कष्ट है, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है, ठीक है। तो थैंक यू, खुश रहिए।